नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। चुनाव है बिहार में, लेकिन राजनीतिक पारा अगर कहीं गरमाया हुआ है तो उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश वैसे भी पॉलिटिक्स के लिहाज से एक ऐसा प्रदेश है जहां राजनीतिक पारा अक्सर गरमाया होता है, और इस बार ये हुआ है मायावती जी की रैली के बाद। मायावती जी ने एक रैली की और रैली की चर्चा है। चर्चा इसीलिए भी है कि लंबे समय बाद ऐसी रैली हुई है जिसमें इतनी जबरदस्त भीड़ आई हो। तो एक बात तो मायावती जी ने साबित कर दी कि ये रैली करके कि आज भी यूपी में सबसे ज्यादा भीड़ कोई जुटा सकता है, तो उनमें बहन जी भी शामिल हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ भीड़ के चलते नहीं हो रही। देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ नीचे गया है। सिर्फ एक विधायक है उनके पास, वो भी जनरल कैटेगरी से, एक भी दलित विधायक नहीं है मायावती जी के पास। ये सही है। दूसरी बात ये कि दलितों का मतलब सिर्फ एक जाति नहीं होती है, दूसरी भी बहुत सारी जातियां हैं। और दलितों में जाटाओं को अगर छोड़ दें तो बाकी दलित जो समुदाय है उसका वोट पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास प्रिया सरोज से लेकर तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं जो दलित जातियों से आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में मायावती जी का कल जो पूरा का पूरा आयोजन था, कार्यक्रम था, उसमें जो भाषण दिया गया वो बेहद इंपॉर्टेंट था। उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि उन्होंने योगी जी की तारीफ की वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो पार्क उन्होंने बनवाए थे उसके जो टिकट वगैरह लगते हैं, उससे जो पैसे आते हैं, उसका इस्तेमाल योगी जी ने पार्क वगैरह की मरम्मत के लिए करवाया, जबकि समाजवादी पार्टी के समय उस पैसे का उपयोग दूसरी जगह किया गया था। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि किस जगह उपयोग किया गया था। क्या जहां उपयोग किया गया था वो गलत था, या सपा के टाइम में क्या पार्कों की हालत खराब हो गई थी? हम तो गवाह हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मायावती जी ने कुल मिला जुलाकर और पिछले लंबे समय से उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा ज्यादा समाजवादी पार्टी से है। और चूंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है तो साथ में वो कांग्रेस को भी उस पर कुछ कहती हुई चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ पर सीधे कुछ कहने से बचती हैं। अब इसको लेकर तमाम सारे षड्यंत्र जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक ये कहा जाता है कि मायावती जी के करप्शन की फाइल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब मायावती जी को गिरफ्तार कर सकती है। ये एक बात अक्सर कही जाती है। इस बात के बारे में जरा सोचिए, क्या वाकई नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ बहन मायावती को गिरफ्तार कर सकते हैं? सोच के देखिए, अगर मायावती जी को 15 दिन के लिए भी गिरफ्तार करके ये जेल में डाल देंगे तो उत्तर प्रदेश का वो दलित मतदाता भी जो मायावती जी को वोट अब नहीं दे रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगा। और मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं जाएगा। मायावती जी की पार्टी अब केवल भले उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत प्रभावी रह चुकी है, लेकिन उनकी एक राष्ट्रीय उपस्थिति है। पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, और ऐसे कई सारे और राज्य हैं जहां एक जमाने में मायावती जी का असर रहा है और सम्मान आज भी है। आज भी वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बात को इकलौती दलित नेता हैं जो अपने दम पर मुख्यमंत्री रही। कांग्रेस से या बीजेपी से नहीं, अपनी पार्टी बनाकर बसपा से मुख्यमंत्री बनने वाली, यानी दलित राजनीति करते हुए 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली इकलौती नेता हैं। अगर ऐसे नेता को गिरफ्तार करने की हिम्मत भी करेगी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। और नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, बाकी चाहे जो भी हो, राजनीति के जो अपने पासे फेंकते हैं वो बहुत सोच समझ के फेंकते हैं। वो कोई केजरीवाल नहीं है कि आप उनको जेल में डाल दोगे और कुछ बड़ा नहीं होगा। वो मायावती जी हैं। उनको जेल में डालने का मतलब है आपकी दलित विरोधी छवि जो है वो पूरे देश में बन जाएगी। इसीलिए मैं पूरी हिम्मत और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मायावती जी को जेल में डालने की हिम्मत ना तो नरेंद्र मोदी जी के पास है और ना ही योगी आदित्यनाथ के पास है। इस बात को बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ मायावती जी के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं।
आप सोचिए, वो कह रही हैं कि सपा के राज में जो है वो ठीक से उनके जो पार्क थे, उनके मेमोरियल्स थे, उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ आपने समझौता कैसे कर लिया? समाजवादी पार्टी एक पुराना गेस्ट हाउस कांड है, सबको याद है। उसके बाद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से उनके 36 के रिश्ते रहे। बाद में बुआ भतीजा बने लोग, अखिलेश के साथ उनकी तस्वीरें आई, चुनाव प्रचार किया गया, अखिलेश जी की जो पत्नी है उनका पैर छूते हुए फोटो आया, सब कुछ आया। और फिर से एकदम से हम देखते हैं कि मायावती जी आक्रामक होती हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को बख्श देती हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जाएंगे। एक दलित आईपीएस ऑफिसर ने आत्महत्या की। आरोप ये लगाया है कि स्वर्ण अफसरों ने उनको गालियां दी हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके साथ भेदभाव किया। रायबरेली में एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया। सीजीआई गवई साहब जो हैं उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये सारा कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर हुआ है। और मायावती जी जब मंच से भाषण देती हैं तो उस समय इनमें से किसी घटना का जिक्र नहीं करती। रायबरेली वाली घटना पर रायबरेली जाकर परिवार से मिलती नहीं है। वैसे तो परिवार से मिलने वाली परंपरा बसपा में बहुत रही नहीं है। मायावती जी कभी भी लिंचिंग या इस तरह की घटनाओं के बाद जाती नहीं रही हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे वो लगातार उठाती रही हैं। और अब ऐसी हालत हो गई है कि कई बार बड़ा से बड़ा ऐसा कांड हो जाता है लेकिन मायावती जी के बयान भी नहीं आते। आखिर इसका क्या कारण है? ज्यादा समय वो दिल्ली के बंगले में रहती हैं जहां ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करती हैं। उन्होंने एक बात और कही कि आजम खान से जो मेरी मुलाकात की बात की जा रही है वो झूठ है, मैं जिससे मिलती हूँ खुल के मिलती हूँ। आजम खान साहब से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी भेज दे मैं चलाऊंगा। हालांकि बाद में कहा कि मैं साइकिल पर हूं और साइकिल से नहीं उतरूंगा, साइकिल पर ही रहूंगा। आजम खान साहब जब से रिहा हुए हैं तब से लगातार बयान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक जेल में रहे, जितना गुस्सा मन में पलता रहा वो सारा का सारा जो है किसी ना किसी रूप में निकल कर आ रहा है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, और दूसरी तरफ अखिलेश जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं और कहते हैं इस बात को कि मेरा बेटा भी नहीं आया। और अखिलेश के सामने भी ये शर्त रखते हैं कि आप अकेले आएंगे। बहुत सारी जिस तरह की बातें कर रहे हैं आजम खान साहब, वो भले ही ये लगातार दावा कर रहे हो कि सपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उन बातों के बहुत सारे इशारे हैं। और जो लोग आजम खान की पॉलिटिक्स को लंबे समय से जानते हैं वो जानते हैं कि आजम खान साहब जबान के जादूगर हैं और रामपुर में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां के नवाबों को उन्होंने राजनीति से बाहर किया है और अब रामपुर को अपनी सिस्टम को समझते ही हैं। तो रामपुर से जब बिना उनकी मर्जी के किसी को चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव जीत भी गए, इसके बावजूद वो उन एमपी साहब से मिलने तक को तैयार नहीं है। और मायावती जी को लेकर उन्होंने कोई सीधा बयान तो नहीं दिया है, लेकिन कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया जिससे ये माने निकले कि मायावती जी कहीं उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाने वाली हैं या वो मायावती जी से कोई रिश्ता नहीं बनाने वाले हैं। ये चर्चा तो हो ही रही है कि क्या आजम खान जो हैं वो बसपा में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये सब मिलाकर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये लगता है, और पिछले चुनाव में जिस तरह से, भले वो चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरह से मायावती जी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उनकी पूरी एनालिसिस आप देखिए। मुझे याद है काफी डिटेल से बात की थी मैंने, जहां सपा का यादव उम्मीदवार है वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताकि मुस्लिम जो हैं वो बसपा को वोट दे दें, सपा को वोट ना दें। जहां सपा का मुस्लिम उम्मीदवार है वहां यादव उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो जो सारी प्लेसिंग की थी पिछली बार चुनाव में वो बहुत साफ दिख रही थी कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा है। इसके पहले एक बात और जान लेनी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार सरकार बना चुकी है। तो प्लानिंग क्या है मायावती जी की, ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। एक प्लानिंग ये हो सकती है कि वो इतनी सीटें जीत लें कि भाजपा को उनके समर्थन की जरूरत पड़े। दूसरी प्लानिंग ये हो सकती है कि अगर आजम खान और कुछ दूसरे मुस्लिम नेता उनकी पार्टी में आते हैं तो मुसलमानों के वोटों का एक चंक वो काट सकें, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी पर हो और समाजवादी पार्टी उस स्थिति में ना पहुंच सके कि वो सरकार बना सके।
और तीसरा तो जो कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो अजय राय जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों या फिर सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग हों, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो है ही कि ये रैली जो थी वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित थी। ये जानबूझकर कराई गई थी ताकि दलित अत्याचारों से मुद्दे हट जाएं, ताकि मायावती जी को फिर से एस्टैब्लिश किया जा सके। अभी जो हालात यूपी में हैं, पिछली बार तक जिस तरह से मायावती जी ने चुनाव लड़ा है, उससे तो यही लगता है कि मायावती जी जितनी मजबूत होंगी, फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप समझते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर आप इतिहास जानते हैं तो एक बात और है, मायावती जी मुख्यमंत्री से कम किसी बात के लिए नहीं सोचती हैं और एक वक्त था कि उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए भी लिया जाता था। तो अब किस दबाव में है वो, किस परेशानी में है, ये तो कोई नहीं जानता। जहां तक मेरा मानना है, मैं बहुत साफ जानता हूं कि भले करप्शन के केसेस हों, लेकिन उनको जेल वेल में डालना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। हाँ, कुछ और चीजें हो सकती हैं, जेल ना भी डालें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जांचें हो सकती हैं, पैसे फंसाए जा सकते हैं, संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, ये सारा कुछ हो सकता है और इन सब का डर भी है उसे। लेकिन इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही जो खुन्नस चल रही है वो खुन्नस भी हो सकती है। देखिए, मायावती जी अंबेडकरवाद की बात जरूर करती है, लेकिन टिपिकल अंबेडकरवादी राजनीति उस तरह से उन्होंने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बार बार गठबंधन किया है, इसीलिए सांप्रदायिकता के सवाल पर तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है बड़े आराम से कि आपने पहले भी गठबंधन किया है, क्या आप आगे भी गठबंधन कर सकती हैं। सांप्रदायिकता के सवाल को लेकर कभी बहुत ज्यादा आक्रामक मायावती जी रही नहीं है। ठीक है, भाषण वगैरह में भले बोल दें, लेकिन एक पार्टी के तौर पर बसपा कभी सांप्रदायिकता पर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं रही है। इसके बावजूद मुस्लिम वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा एक जमाने में बसपा के साथ रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह थे बसपा में और बसपा को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वोट के बावजूद, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे उसके बाद की चीजें हों, चाहे यूपी से लेकर देश भर में मुसलमानों की लिंचिंग का मामला हो, चाहे आई लव मोहम्मद का मामला हो, आप मायावती जी की कोई सक्रियता या उनका बयान बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। तो सांप्रदायिकता के मामले पर मायावती जी का ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकें। इस बात को बहुत साफ समझ लेना चाहिए। जहां तक सरकार चलाने की बात है, किसी के खिलाफ सरकार उन्होंने नहीं चलाई। उनके जमाने में सरकार अच्छी चली, लोग खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ये सच्चाई है। करप्शन होगा, करप्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई ऐसी सरकार यूपी में नहीं रही जिसमें करप्शन ना रहा हो। अनुशासन मायावती जी के जमाने में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उस जमाने को जमाना हो गया है। जिस पीढ़ी ने मायावती का शासन देखा है, उस पीढ़ी को काफी वक्त हो गया है। उसके बाद एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो गई है जिसको अब याद नहीं है कि मायावती जी का शासन कैसा था। 15-20 साल बहुत होते हैं राजनीति के अंदर। दूसरी बात, मायावती जी के बहुत सारे जो लेफ्टिनेंट्स थे वो अब उनको छोड़ के जा चुके हैं। उनके बाद नंबर 2 का नेता कौन है, ये पूछना और इसका जवाब पाना दोनों मुश्किल है। अगर आप कहें कि सतीश चंद्र मिश्रा जी उनके बाद नंबर 2 के नेता हैं, कि क्योंकि वो बहुत दिखाई देते हैं, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी किसी वार्ड से वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ने लायक नेता भी नहीं है। वो बाकी सारी सेटिंग वेटिंग करते होंगे, लेकिन नेता वो नहीं है। उसके अलावा वो आकाश आनंद को लगातार आगे कर रही है, कह रही है कि जैसे मुझे कांशीराम जी ने आगे किया, मैं आकाश आनंद को आगे कर रही हूं। आकाश आनंद की हालत यह है कि कई बार उनको डिसऑन कर चुकी हैं, कई बार ऑन कर चुके हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आकाश आनंद जो ही भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हुए, उनको किनारे लगा दिया गया था। यानी उनके सामने भी बहुत क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत बोल लो। इन सब चीजों को अगर एक साथ देखें तो अगले चुनाव की जो सूरत नजर आती है, उसमें मायावती जी हद से हद ये कोशिश करती नजर आ सकती हैं कि उनको कुछ सीटें मिल जाएं, ताकि अगर बीजेपी को सरकार बनाने भर की सीटें ना मिले तो वो सपोर्ट कर सकें और बदले में अपनी पार्टी के लिए कुछ पद वगैरह ले सकें। बाकी भीड़ इकट्ठा हुई और मैं ये बार बार कहता हूं कि मायावती जी की ये ताकत है। आज भी उत्तर प्रदेश में एक पूरा तबका है जो मायावती जी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करता है, जो मायावती जी के कहने पर हाथी पर मुहर लगाता है, भले किसी भी जाति का कैसा भी कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहा हो।
नीला झंडा और हाथी आज भी उत्तर प्रदेश के एक बड़ी आबादी के लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन क्या मायावती जी उस सम्मान की रक्षा कर पा रही हैं? क्या मायावती जी वाकई दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ पा रही हैं? क्या मायावती जी उस उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करके, जिसके ज्यादातर समर्थक आरक्षण के विरोधी और दलित के मुखालिफ हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं, अपने समर्थक वर्ग को निराश नहीं कर रही हैं? और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए, ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होगी कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी आ चुकी है उसके बाद जो या तो अंबेडकरवादी है, तो फिर वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सांप्रदायिकता से आगे सोचती है, संविधान बचाने की बात सोचती है, और वो इस बात पर भरोसा नहीं करेगी, इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि एक अंबेडकरवादी पार्टी बसपा जो है भाजपा के साथ गठबंधन करे, और या तो दूसरी पार्टियों में वो बहुत कायदे से सेटिंग हो चुकी है। तो देखना है मायावती जी का कितना असर होता है। और दरअसल इस पूरी कवायद का असर जो है वो बिहार चुनाव में भी होने वाला है, जहां पर सीजेआई के ऊपर जो जूता फेंका गया है, आरजेडी और कांग्रेस बड़ा मुद्दा उसको बनाने जा रही है। अब मायावती जी वहां जाकर काउंटर करती है या उस मुद्दे पर कुछ और बात करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।